नमस्कार। गीता आईएएस में आप लोगों का स्वागत है। अभी तक हमारी 20वीं क्लास हो चुकी है। आज 21वीं क्लास है। 20वीं क्लास में क्या हुआ है वो आप देख लेंगे क्लास में जाके। 21वीं क्लास का आज की क्लास का एजेंडा ये है कि आज हम रिलीजियस मोरालिटी पढ़ेंगे, सेकुलर मोरालिटी पढ़ेंगे। उसके बाद हम सिगमंड फ्रॉइड का मनोविश्लेषणवाद पे उसको समझने की कोशिश करेंगे। आज के क्लास का एजेंडा इसी के इर्द गिर्द घूमने वाला है। ठीक है, तो पहला ये है रिलीजियस मोरालिटी, जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, धार्मिक नैतिकता को, इसको समझेंगे। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? रिलीजियस मोरालिटी का क्या मतलब होता है? इसका मतलब है कि ऐसी नैतिकता जो धर्म ग्रंथों, ईश्वर ईश्वर के आदेशों या धार्मिक परंपराओं पर आधारित होती है। ठीक है, इसका मुख्य सिद्धांत है ये है कि क्या सही है क्या गलत, इसका निर्धारण जो है ईश्वर या धर्म ग्रंथ करता है। समझ में आया कि रिलीजियस मोरालिटी क्या होता है? क्या सही है और क्या गलत, इसका निर्धारण ईश्वर करता है या कोई धर्म ग्रंथ होते हैं वो तय करेंगे। ठीक है, और इसका बेस क्या होता है? धर्म ग्रंथ, ईश्वर के आदेश, इसे कहते हैं रिलीजियस मोरालिटी। जो क्या सही है क्या गलत है वो ईश्वर तय करेगा या कोई धर्म ग्रंथ तय करेगा, वही होती है रिलीजियस मोरालिटी। ठीक है, इसमें जीवन के इनके नियम है, जैसे पाप पुण्य स्वर्ग नर्क कर्म फल आधारित धार्मिक आधार पर तय होते हैं। ठीक है, हम ये इसमें जो रिलीजियस मोरालिटी में जो जीवन के नियम होते हैं, जो दिनचर्या के आपके रोजमर्रा के जीवन होते हैं, आपका जीवन कैसे चलेगा, जो उसके नियम होते हैं वो धार्मिक आधार पर तय होते हैं। जैसे पाप पुण्य क्या है, स्वर्ग नरक क्या होता है, कर्म फल क्या होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें रिलीजियस मोरालिटी में आएंगी। इसको और अच्छे से समझने के लिए एग्जांपल लेते हैं, जैसे झूठ नहीं बोलना। क्यों नहीं बोलना? क्योंकि यह धर्म में पाप है। किससे तय हो रहा है? रिलीजियस मोरालिटी से तय हो रहा है। कौन तय कर रहा है? धर्म तय कर रहा है। ठीक है, दान दो, क्योंकि धर्म कहता है कि यह एक पुण्य है। ठीक है, दान देना एक पुण्य है क्योंकि धर्म कहता है। तो हमारे जीवन के जो नियम है कौन तय कर रहा है? धर्म तय कर रहे हैं, भगवान या उसके धर्म ग्रंथ तय कर रहे हैं। तो इसको रिलीजियस मोरालिटी बोलते हैं, धार्मिक नैतिकता। इसमें मानने वाले विचारक कौन कौन के? इस जो रिलीजियस मोरालिटी है इसको कौन कौन मानता है? इसको मानने वाले में महात्मा गांधी है। उनका कहना है कि सच्चा धर्म वही है जो नैतिक है। ठीक है, जो हमें नैतिकता की राह दिखाता है वही सच्चा धर्म है। ये महात्मा गांधी कह रहे हैं, स्वामी विवेकानंद भी बिल्कुल वही कह रहे हैं, संत कबीर थे और तुलसीदास भी वही कह रहे हैं। ठीक है, तो इस रिलीजियस मोरालिटी के जो प्रवर्तक हैं, जो या फिर ये कहेंगे कि इसको जो प्रमोट करते हैं, इससे जो जुड़े हुए लोग हैं, वो महात्मा गांधी हैं, स्वामी विवेकानंद है, संत कबीरदास है, तुलसीदास है, और भी हैं। आप अपने लेवल पर चेक कर लीजिएगा, लेकिन मोर देन इनफ है इतना नाम जानने के लिए। क्यों? क्योंकि ये बहुत फेमस है। कोई कहीं भी आप आंसर में आप लिखते हो तो दिमाग में लोगों को क्लिक कर जाता है कि हाँ ये है। और अननोन नाम लिख दोगे और उनके दिमाग में लगेगा कि ये तो मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहा है, कहीं का कहीं चेप रहा है। समझ में आया? तो आप यही लिखेंगे। एक बार फिर से बोल दूं कि रिलीजियस मोरालिटी वो है जो हमारे दैनिक जीवन के जो नियम है वो किसी धर्म ग्रंथ या ईश्वर तय कर रहा है। ठीक है, ये जो इसको मानते हैं, इसको मानने वाले स्वामी विवेकानंद, तुलसीदास, कबीरदास, महात्मा गांधी तक है। ठीक है, ये हमें नैतिक बनाने की कोशिश कर रहा है। इसका मतलब ये है कि धर्म जो है, जो ईश्वर है, जो ईश्वर के धर्म ग्रंथ है, वो हमें नैतिक बना रहे हैं। रिलीजियस मोरालिटी इसी पे टिकी हुई है। ठीक है, अब दूसरा है सेकुलर मोरालिटी। सेक्युलर यानी धर्मनिरपेक्ष नैतिकता। ये जो अंडरलाइन कर रहा हूँ ना बार 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 बार, ये। ठीक है, मतलब क्या है इसका? इसका मतलब है कि ऐसी नैतिकता जो धर्म से अलग होकर तर्क, अनुभव, मानवता और समाज के कल्याण पर आधारित होती है। समझ में? उससे थोड़ा अलग हो गया। इसमें क्या आ गया कि धर्म से अलग होकर तर्क पे, अनुभव पे, मानवता पे और समाज के कल्याण पर आधारित होता है। ठीक है, इसका बेस यही है। मुख्य सिद्धांत क्या है इसमें? यह है कि सही और गलत का फैसला तर्क, करुणा और इंसानियत के आधार पर होता है, न कि ईश्वर के डर से। समझ में आया? ये कहते हैं ईश्वर तय नहीं करेगा कि सही क्या है गलत क्या है। ठीक है, इस सही गलत का फैसला जो है तर्क के आधार पे होगा, करुणा के आधार पे होगा, कंपैशन के आधार पे होगा, इंसानियत ह्यूमैनिटी के बेस पे होगा। ठीक है,
यह नैतिकता सभी धर्मों के परे होती है और विश्वव्यापी होती है। जो सेकुलर मोरालिटी होता है ना, ये वर्ल्ड वाइड होता है। सभी के धर्म, क्योंकि धर्म ग्रंथ बहुत सारे हैं, किसी में कुछ लिखा है, किसी में कुछ लिखा है, लेकिन जो सेकुलर मोरालिटी है ये यूनिवर्सल है, सभी मानते हैं इसको और लगभग, क्योंकि सभी धर्म ग्रंथों से परे है। ये किसी भी धर्म ग्रंथ से जुड़ता नहीं है। ये बिल्कुल एक जो है तर्क और ह्यूमैनिटी को बेस में लेता है, और ह्यूमैनिटी और जो लॉजिक होता है वो यूनिवर्सल होता है और सब जगह अप्लीकेबल है, सब जगह अप्लाई होता है। तो इसी का आधार है सेकुलर मोरालिटी। ठीक है, तो समझ में आया होगा कि सेकुलर मोरालिटी वो है जो सही गलत का फैसला तर्क और इंसानियत के आधार पर करता है। ठीक है, एग्जाम्पल एक लेके समझ लेंगे। वही पुराना वाला छोटा सा एग्जाम्पल कि झूठ नहीं बोलना। ठीक है, झूठ मत बोलो, क्योंकि इससे दूसरों को नुकसान होता है और समाज में भरोसा टूटता है। ठीक है, झूठ इसलिए मत बोलो कि झूठ पाप है। झूठ इसलिए मत बोलो क्योंकि दूसरों को इससे नुकसान होता है और समाज में जो तुम्हारा एक साख बनती है ना, वो खराब होता है, भरोसा नहीं होता लोगों को तुम पर। ठीक है, इस वजह से बोला जाता है सेकुलर मोरालिटी इस पे काम करती है। दूसरा सुना होगा दान दो। दान इसलिए रिलीजियस मोरालिटी इसलिए बोलता है कि दान देना पुण्य है। ठीक है, और सेकुलर मोरालिटी इसलिए कहता है दान देने के लिए क्योंकि लोगों की ज़रूरत है। आपके पास सरप्लस है तो सरप्लस ट्रांसफ़र करो आगे, ताकि दूसरों की हेल्प हो सके, पाप पुण्य के लिए नहीं। इसको मानने वाले कौन कौन से विचारक हैं? इसमें जवाहरलाल नेहरू, कार्ल मार्क्स और सिगमंड फ्रॉयड। ठीक है, ये जो कार्ल मार्क्स है और सिगमंड फ्रॉयड है ये वेस्टर्न है, जवाहरलाल नेहरू तो सभी जानते हैं इंडिया के। ठीक है, अभी हम सिगमंड फ्रॉयड का मनोविश्लेषणवाद आगे पढ़ेंगे। ठीक है, इस पे पूरी की पूरी एक बुक भी है, अगर जिसको पढ़ना वो पढ़ सकता है। लेकिन उसमें जो मेन क्रक्स है मनोविश्लेषणवाद, जो इड ईगो सुपर ईगो की बात करता है, उस पर हम बात कर लेंगे। ठीक है, तो रिलीजियस मोरालिटी हमने समझा, सेकुलर मोरालिटी समझ लिया। इसको समराइज कर देते हैं सेकुलर मोरालिटी को कि धार्मिक नैतिकता जो धार्मिक नैतिकता जो है दिल को छूती है, ईश्वर और ईश्वर से जुड़ी होती है। ठीक है, रिलीजियस मोरालिटी जो है दिल को छूती है और ईश्वर से जुड़ी होती है, जहाँ वहीं सेकुलर मोरालिटी जो है दिमाग से जुड़ी होती है, जो तर्क समाज से प्रेरित होती है। ठीक है, दोनों का लक्ष्य दोनों का लक्ष्य जो है अच्छा समाज बनाना है, पर दोनों के रास्ते अलग अलग हैं। ठीक है, जाना सबको एक ही जगह है, कोई जो है ईस्ट से जा रहा है, कोई वेस्ट से जा रहा है, रास्ते अलग अलग ले रहे हैं, सबको एक ही जगह जाना है। ठीक है, सेकुलर मोरालिटी हो चाहे रिलीजियस मोरालिटी हो, सबकी मंजिल एक ही है कि एक अच्छा समाज, एक बेहतर सोसाइटी बनाए। ठीक है, लोगों को नैतिक बनाया जाए। ठीक है, बस तरीका उनका अलग अलग है। ये तर्क अनुभव और ह्यूमैनिटी पे भरोसा करते हैं, वो धर्म ग्रंथों पे भरोसा करते हैं या ईश्वर की आज्ञा मानते हैं इस बात को कि ईश्वर ने आज्ञा दी है ऐसा होने के लिए। ठीक है, तो हो गया रिलीजियस मोरालिटी और सेक्युलर मोरालिटी समझ में आ गया, आसान था। इसकी जो तुलना है सेकुलर मोरालिटी रिलीजियस मोरालिटी पूरा दिया हुआ है इसमें, आप पढ़ लेंगे, आसान है, एग्जाम्पल के साथ समझ में आ जाएगा। मेन समझाना था कि सेकुलर मोरालिटी क्या होता है, रिलीजियस मोरालिटी क्या होता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि लॉ और एथिक्स का आपस में संबंध क्या है, जुड़ाव क्या है, रिलेशन क्या है, सिमिलैरिटी क्या है, डिफरेंसेस क्या है इसमें। ठीक है, समानता असमानता, इसका संबंध एक दूसरे से क्या है, ये जो अंडरलाइन कर रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं। उससे पहले एक एक का मतलब समझ लेंगे कि लॉ क्या है और एथिक्स क्या है। एथिक्स पता ही क्या है, नैतिकता आपको आराम से जानते हैं, लेकिन एक बार रिवाइज कर लेंगे यहाँ पे। लॉ क्या है, ये वो नियम है जो सरकार या राज्य द्वारा बनाए जाते हैं। ठीक है, और जिनका पालन करना अनिवार्य होता है, उल्लंघन होने पे सज़ा मिल जाती है। ठीक है, सरकार जो है पार्लियामेंट में कानून बनाती है, उसको लागू करती है, अगर कोई उसको वायलेट कर देता है तो क्या होता है, सज़ा मिलती है। एक कानून बनता है कि आप किसी को मान लीजिए चाकू मार देंगे तो आपके ऊपर केस बनेगा, आप गए मार दिए, सज़ा हो गई आपको। ये क्या था, कानून था, पहले से बना हुआ था। तो इसमें अनिवार्य बात क्या है कि राज्य द्वारा बनाया जाता है और पालन न करने पर सज़ा मिलती है, सज़ा। ठीक है, ये दोनों अनिवार्य हैं। अगर वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं आप तो कि लॉ कानून है,
तो उसमें सज़ा जो है कि आप एक कानून बनेगा, उसको नहीं पालन करेंगे तो सज़ा मिलेगी। ठीक है, उल्लंघन करने पे सज़ा मिल जाएगी। ठीक है, दूसरा है एथिक्स। इसका मतलब समझते हैं कि नियम क्या है इसका, क्या है एथिक्स। इसका मतलब है कि जो हमें अच्छा या बुरा तय करने में मदद करते हैं, ये हम वही है एथिक्स। ठीक है, ये हमारे एथिक्स जो है हमारे अंतरात्मा, समाज व संस्कृति से आते हैं, लेकिन ये कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं होते। पहला वाला लॉ क्या है, वो अनिवार्य है, बाध्यकारी है, आपको मानना पड़ेगा। दूसरा एथिक्स क्या है, जो हमारे अंतरात्मा से आता है, अंदर से आता है, कंसाइंस से आता है, जो हमारे सोसाइटी हमें सिखाती है, जो हमारा कल्चर हमें सिखाता है। ठीक है, ये वहाँ से आता है और ये आप पे बाध्यकारी नहीं होता है। ठीक है, बस ये बता देता है कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है, ये हमें समझा देता है। तो दोनों का मतलब समझ में आ गया कि लॉ क्या है और एथिक्स क्या है। लॉ में अनिवार्य दो चीज़ें क्या है, कानून बनेगा तो उसका पालन करना अनिवार्य है, बाध्यकारी, नहीं करोगे तो सजा मिलेगी, इसलिए वो लॉ है। एथिक्स क्या है कि ये हमारे अंतरात्मा, कंसाइंस से आता है, हमारी संस्कृति, सोसाइटी हमें ये सब सिखाती है, क्या अच्छा है क्या बुरा, और कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है ये। अब हम समझेंगे कि लॉ और एथिक्स में संबंध क्या है, रिलेशन क्या है। ये जो करेक्ट टिक कर रहा हूँ ना, ये पढ़ रहे हैं हम। लॉ और एथिक्स के बीच संबंध क्या है। ठीक है, पहला संबंध पढ़ते हैं। पहला संबंध ये है कि कुछ कानून नैतिकता से निकलते हैं। कुछ कानून, जैसे कुछ लॉ है, वो एथिक्स से निकलते हैं। ठीक है, जैसे हत्या करना नैतिक रूप से गलत है। हत्या करना नैतिक रूप से गलत है। ठीक है, इसके लिए कानून में भी अपराध है, कानून भी बनाया गया इसके लिए। ठीक है, तो कुछ एथिक्स जो लॉ हैं जो एथिक्स से निकलते हैं। आईपीसी में जो है हत्या को अपराध बताया गया है। समझ में आया, उदाहरण है इसका। ये याद रखेंगे, कुछ जो लॉ हैं वो एथिक्स से निकलते हैं, नैतिकता से, कि जैसे किसी को मार देना। ठीक है, ये कानूनी जो है अपराध है, ये एथिक्स से आया हुआ है। दूसरा संबंध क्या है कि कुछ नैतिक चीज़ें कानून में नहीं होती है। कुछ नैतिक चीज़ें कानून में नहीं होती, जैसे माता पिता का ध्यान रखना नैतिक है, पर कई कई देशों में जो है ऐसा कोई कानून नहीं है कि जो उसको बाध्य करे। ठीक है, भारत में तो है एक कानून बना हुआ इसके लिए कि आपको अपने माता पिता का ख्याल रखना पड़ेगा, लेकिन कई जगह जो है कि कुछ नैतिक कानूनों में जो है ऐसा नहीं है। कुछ नैतिक चीज़ें कानून में नहीं होती है। ठीक है, तो नैतिक फर्ज होता है ये, लेकिन सज़ा नहीं मिलती इसके लिए। ठीक है, कुछ नैतिक चीज़ें कानून में नहीं होती है। समझ में आया। इसका एक एग्जाम्पल जो माता पिता वाला था कि उनका ध्यान रखना नैतिक है, पर कई जगह कानून जो है बाध्यकारी नहीं है। समझ में आया। तीसरा संबंध क्या है, कुछ कानून नैतिक नहीं होते हैं। कुछ कानून नैतिक नहीं होते हैं, जैसे उदाहरण लेंगे कि दक्षिण अफ्रीका में जो रंगभेद था, वहाँ पे क्या था, ये इसे कानून ही बना दिया गया था कि जातिगत भेदभाव हो। जैसे जातिगत भेदभाव पहले कुछ जगहों पर कानूनी था ना, जैसे ये दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद, तो दक्षिण अफ्रीका में कानून बना दिया गया था कि बोर्ड लगा दिया गया था कि कुत्ते और जो है अश्वेत इधर नहीं आएंगे। कानून था, लेकिन ये नैतिक रूप से जो है गलत नहीं माना जा रहा था उस वक्त। ठीक है, यही संबंध समझाया जा रहा है कि कुछ कानून जो है नैतिक होते हैं, जो कुछ कानून नैतिक नहीं होते हैं। जैसे कानून बन जाते हैं लेकिन वो नैतिक नहीं होते हैं, मतलब लोगों के लिए वो नहीं मानते कि ये अच्छा है बुरा, बस कानून है। ये बहुत पुराने टाइम का है। ये संबंध बताया जा रहा है कि कितने तरीके के संबंध बन सकते हैं। चौथा संबंध बन सकता है, कुछ नैतिकताएं हर जगह कानून नहीं बन पाती। कुछ नैतिकताएं हर जगह कानून नहीं बन पाती, जैसे ईमानदारी, दया, क्षमा। जैसे क्षमा, माफ़ कर देना, दया वाली भाव जो है, ये सब इसके लिए कोई कानून नहीं बना है। ठीक है, ये नैतिक मूल्य है पर कानून नहीं है, इसके लिए कोई कानून नहीं बनाया गया। समझ में आ गया। अगर और अच्छे से उदाहरण लेके समझे तो जैसे झूठ बोलना है, नैतिक दृष्टि से गलत है क्योंकि इससे विश्वास टूटता है, आपकी साख खराब होती है।
लेकिन कानूनी दृष्टि से सजा जो है तब तभी मिलेगी जब आप कहीं कोर्ट में या सरकारी दस्तावेज में झूठ बोलेंगे। ऐसे आम जीवन में झूठ बोलेंगे तो उसके लिए कोई सजा नहीं मिलेगी आपको। कोर्ट में खड़े हैं, जज साहब पूछ रहे हैं कि बताओ इसने हत्या की थी कि नहीं, आपने झूठ बोल दिया नहीं की थी, बाद में सबूत मिला कि किया था, तो आपने कोर्ट में जो है झूठ बोला है, तो आपको भी लग जाएगी कुछ। दूसरा है गरीब को खाना देना, तो नैतिक दृष्टि से तो सही है, पर कानून नहीं कहता कि आपको देना ही है, ठीक है, कोई कानून नहीं बना है कि आपको खाना खिलाना ही है। और तीसरा है दहेज लेना। उदाहरण बता रहे हैं, देना लेना। पहले समाज में नैतिक समझा जाता था दहेज लेना और देने को, ठीक है, लेकिन अब कानूनन अपराध हो गया है, और इसके लिए कानून भी है कि डोरी प्रोहिबिशन एक्ट बना हुआ है भारत में। यहाँ नैतिकता बदली तो कानून भी बदल गए, ठीक है, वेरी कर रहे हैं यहाँ पे। कितने संबंध समझ में आए? 4 संबंध समझा हम लोगों ने कि कुछ कानून जो है नैतिकता से निकलते हैं, ठीक है, जैसे हत्या करना नैतिक नहीं माना जाता, तो इसके लिए कानून भी बने हैं कि हत्या नहीं करना है। तो दूसरा था कि कुछ नैतिक चीज़ें कानून में नहीं होती हैं, जैसे माता पिता की सेवा करना, उनका सम्मान करना, ऐसा कुछ जो है ये तो एथिकल है लेकिन इसमें कानून नहीं है, कोई बाध्य नहीं है। कुछ कानून नैतिक नहीं होते, ठीक है, अभी बताया था, जैसे तो साउथ अफ्रीका में अश्वेतों के लिए कानून बन गया था कि श्वेत अलग रहेंगे, ठीक है। चौथा संबंध क्या होता है कि कुछ जो नैतिकताएं हैं हर जगह कानून नहीं बन पाती हैं, जैसे ईमानदारी का है, दया का है, ये क्षमा का है, ये सब जो है नैतिक मूल्य है लेकिन कानूनी रूप नहीं है इसका कोई। कई जगह पे कई जगह पौधिक हो सकते हैं, लेकिन मैं बार बार कई जगह इसलिए बोल रहा हूँ कि कई जगह भी हो भी सकते हैं, कई जगह नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है। संबंध समझना है हमको कि कानून और एथिक्स में संबंध क्या है। ये 4 संबंध बनते हैं। एग्जाम्पल भी ले लिया, तो इसका समराइज कर देते हैं अभी कि हर नैतिक बात कानून नहीं होती है, पर हर अच्छा कानून किसी नैतिक सोच से पैदा होता है। कहने का मतलब ये है कि जो भी कोई नैतिक चीज़ें होती हैं, जो कानून जो नैतिक बात होता है, हर नैतिक बात जो है कानून नहीं हो पाती, लेकिन कोई भी कानून जो बना है अभी तक वो किसी न किसी नैतिकता से ही निकली हुई है, किसी नैतिक से आया हुआ है का लॉ। आप दहेज प्रथा देख लीजिए, उसके लिए कानून, महिलाओं के लिए कानून देख लीजिए, सती प्रथा के लिए कानून देख लीजिए, विधवा पुनर्विवाह का कानून देख लीजिए, SC ST के लिए कानून देख लीजिए। ये क्या है, एथिक्स से ही निकले हुए हैं, सब सारी नैतिकताओं से ही निकले कानून हैं, ठीक है। इसलिए बोला जा रहा है कि हर नैतिक बात जो है कानून नहीं होती, लेकिन पर हर अच्छा कानून किसी नैतिक सोच से ही पैदा होता है, ठीक है। अब लॉ और एथिक्स में समानताएं क्या है? संबंध हमने देख लिया। लॉ और एथिक्स में समानताएं क्या है? दोनों सही और गलत की पहचान करते हैं, पहला। दूसरा क्या है कि दोनों समाज की व्यवस्था बनाए रखने में मदद करते हैं, ठीक है। तीसरा, दोनों सामाजिक जीवन को नियंत्रित करते हैं, ठीक है। चौथा है कि दोनों समाज की भलाई को लक्ष्य मानते हैं, ठीक। पांचवा है दोनों समय और समाज के अनुसार बदलते हैं। लॉ और एथिक्स आप देखेंगे पार्लियामेंट में संशोधन हो जाएगा, और जैसे 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 समाज बदलेगा वैसे वैसे उस तरीके के एथिक्स बदलेंगे, ठीक है। पहले क्या होता था, LGBTQ को मान्यता नहीं मिलती थी, इनको गलत माना जाता था, धीरे धीरे समाज बदला, कानून बदले, मान्यता मिलने लगी, ठीक है। दोनों में दंड का तत्व हो सकता है, लॉ और एथिक्स में। लॉ में तो होता ही है, एथिक्स में भी हो सकता है। दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, जैसे नैतिक मूल्य से कानून बनते हैं और अच्छे कानून से नैतिक सोच बनती है, ठीक है, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं ये। इन दोनों के उदाहरण लेंगे इसी में, लॉ और एथिक्स की समानताओं में। जैसे चोरी करना क्या है, एथिक्स कहती है कि चोरी गलत है क्योंकि इससे दूसरों को नुकसान होता है। लॉ क्या कहता है, चोरी दंडनीय अपराध है। दोनों सिमिलैरिटीज दिख रही हैं इसमें। चोरी के लिए IPC सेक्शन 378 कानून बना हुआ है, ठीक है। अब लॉ और एथिक्स में अंतर क्या है, डिफरेंस पढ़ रहे हैं अब। ये लॉ और एथिक्स में डिफरेंस, सिमिलैरिटी सुन लिया, नोट्स में लिखा हुआ है। लॉ और एथिक्स में अंतर,
लॉ में पहले आते हैं। लॉ में क्या है, सरकार द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। एथिक्स क्या है, समाज, संस्कृति, धर्म या अंतरात्मा से आता है ये एथिक्स। और लॉ का उल्लंघन करने पर कानूनी सजा मिल जाती है। एथिक्स में क्या होता है कि आत्मग्लानि होता है, कानूनी रूप से सजा जो है लगभग नहीं मिलता। लॉ जो है एक्सटर्नल कंट्रोल है, मतलब बाहरी रूप से आपको कंट्रोल किया जाता है कानून बना के। आप किसी की हत्या नहीं करेंगे, चोरी नहीं करेंगे, छेड़खानी नहीं करेंगे, ये बाहरी कानून बने हुए आपके ऊपर। और जो एथिक्स होता है वो इंटरनल कंसाइन से आता है, आपके अंतरात्मा से, कि नहीं भाई ये गलत है, ये नहीं करना। आपके अंदर से एक अंतर्मन चिल्लाता है ना, डोंट 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 डू दैट, अलग अलग भाषाओं में चिल्लाता है, ठीक है। तो लॉ जो है, लॉ न्यायपालिका द्वारा लागू कराती है, मतलब न्यायपालिका लागू कराती है लॉ को। और एथिक्स जो है परिवार, समाज, शिक्षा, इसे बढ़ावा देता है एथिक्स को। लॉ जो है पूरे देश में एक जैसा होता है, यूनिफॉर्म रहता है, ठीक है। और एथिक्स क्या है, अलग अलग समाजों में अलग अलग नैतिकता हो सकती है। जैसे कल्चर बहुत सारे हैं तो उसी हिसाब से नैतिकता भी अलग अलग होगी। कानून बदलने के लिए संसद की प्रक्रिया होती है, लेकिन जो एथिक्स होता है उसको जो है समय, समाज व सोच के साथ साथ स्वतः बदलती है, ठीक है। उसको अलग से बदलने के लिए कोई प्रयास नहीं होता है, वो धीरे 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 ग्रेजुअली अपना चेंज होता है एथिक्स, ठीक है। वही एग्जांपल मैंने दिया था ना LGBTQ का, पहले नहीं मानते थे, फिर ग्रेजुअली धीरे 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 धीरे। और लिविंग इन रिलेशनशिप का मामला, ये भी धीरे 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 देखेंगे आप बदलता जा रहा है। पहले नहीं था, अब धीरे धीरे मान्यता मिलने लगी है। समझ में आ गया? रिलेशन पढ़ा, सिमिलैरिटीज पढ़ी, डिफरेंस पढ़ा लॉ और एथिक्स का, ठीक है। सब लिखा हुआ है इजी लैंग्वेज में, आपको समझ में आएगा। समझ गए? 2-3 बार लिखा हुआ है। अब हम समझेंगे कि 2-3 जो 4-5-6 ऐसे शब्द हैं जो हमेशा रोज़मर्रा के जीवन में यूज होता है, तो उसको समझेंगे, ठीक है, ताकि आप सही सटीक तरीके से बात कर पाए उस चीज़ों पे। जैसे अपराध हो गया, पाप हो गया, भूल हो गया, दुर्गुण हो गया, स्वभाव हो गया, चरित्र हो गया। क्या मतलब है इन सब चीज़ों का? अब बोलते हैं ना चरित्र ठीक नहीं है, पाप है ये, अपराधी है ये, अपराध है, मेरा स्वभाव ऐसा है, तो क्या होता है वो? इसके एक एक वर्ड को समझेंगे, ठीक है। पहला, अपराध, क्राइम। क्या होता है? अपराध जो है, जो काम समाज या कानून के अनुसार गलत हो, आई रिपीट, जो सोसाइटी और कानून के अनुसार गलत हो और जिस पर सजा मिले, उसे अपराध कहते हैं। समझ में आया? इसमें सोसाइटी, कानून दोनों आएगा और गलत हो उनके अनुसार, और उस पर सजा मिले, आपको पनिश किया जाएगा, वो अपराध है, ठीक है। उदाहरण, किसी का मर्डर करना, चोरी करना, झूठी गवाही देना, ये सब अपराध है। दूसरा, पाप। पाप यानी सिन, जो काम धर्म या नैतिकता के अनुसार गलत हो, धर्म और नैतिकता के अनुसार गलत हो, वो पाप है। पाप वर्ड यूज करते हैं ना, हर जगह इस्तेमाल करते हैं, पाप है, पाप है, हर जगह नहीं होता है इस्तेमाल। सही जगह इस्तेमाल करना है। जैसे धर्म और नैतिकता के अनुसार जब गलत होगा तब ये वर्ड यूज होगा, पाप है, सिन है ये, ठीक है। जैसे अपराध है तो हर जगह इस्तेमाल कर देते हैं, अपराध अपराध नहीं है, हर जगह इस्तेमाल नहीं होगा। एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए पर्टिकुलर शब्द बने हो, उसको बोलना है, उसको समझना है आपको। ये छोटे छोटे शब्द क्यों समझाए जा रहे हैं? क्योंकि जब आप लेटर पैड पे अपना लिखोगे ना, हिंदी या इंग्लिश में, जिस वर्ड में भी, तो उसको समझने में आसानी होगी कि आप क्या शब्द लिख रहे हो। लिखते वक्त दिमाग में ठिकाने रहना चाहिए कि क्या लिख रहे हो, उसका मतलब क्या है, एक एक शब्द का मतलब पता होना चाहिए। जैसे पाप क्या है कि भूखे को खाना न देना, झूठ बोलना, धोखा देना, अहंकार करना, ये पाप माने जाते हैं। मतलब घमंड दिखाना कि हम ही हैं सब कुछ, बाकी सब तो एकदम दीनहीन प्राणी है। जैसे चाइना किस चीज़ से ग्रसित है? मिडिल किंगडम जो है कॉम्प्लेक्स से ग्रसित है। उसका मानना है, एक मिडिल किंगडम कॉम्प्लेक्स ये होता है कि ऊपर भगवान है, फिर बीच में चाइना है, उसके बाद बाकी नीचे जितने भी लोअर इन वाले हैं सब दीनहीन प्राणी हैं, जितने भी देश हैं वो सब दीनहीन हैं। बाकी मिडिल किंगडम कॉम्प्लेक्स जिसको बोलते हैं, ठीक है। भगवान के बाद चाइना ही है, ये मानता है चाइना, ठीक है। और अमेरिका क्या मानता है? मागा पॉलिटिक्स पे काम करता है, उसका खोपड़ी चलता है मागा पॉलिटिक्स पे। मागा क्या मतलब है? मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, सारा पावर अपने ऊपर खींच लो। तो इनका अपना खोपड़ी तो अहंकारी देश है ये। समझ में आया? तीसरा क्या है? तीसरा है भूल, मिस्टेक।
हमने पाप देख लिया, अपराध देख लिया, अब भूल मिस्टेक क्या होता है इसको समझेंगे। मिस्टेक का मतलब है कि जो काम अनजाने में या गलती से हो जाए और जानबूझकर न किया गया हो उसे भूल कहते हैं। कितना आसान था, ठीक है। गलती से किसी का सामान उठा लेना, किसी का नाम भूल जाना, ये भूल है, माफ़ कर देंगे आपको, ठीक है। नॉर्मल सा था। दुर्गुण बैड हैबिट, दुर्गुण क्या होता है? बैड हैबिट, ठीक है। मतलब क्या है? जो आदतें इंसान को नैतिक रूप से कमज़ोर बनाती है, आई रिपीट, जो आदतें इंसान को नैतिक रूप से कमज़ोर बनाती है ना, एथिकली वीक कर देती है, वो दुर्गुण होते हैं। जैसे गुस्सा करना, आलस से करना, झूठ बोलना, लालच करना, ठीक है, किसी का अपमान करना, ये एथिकली आपको वीक कर देता है। इसे कहते हैं बैड हैबिट। कहते हैं ना, हैबिट ठीक नहीं तुम्हारा, बैड हैबिट्स है, ये नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो दुर्गुण बोलते हैं इसको। पांचवा क्या है? स्वभाव, नेचर। मतलब क्या है इसका? मतलब ये है कि किसी की व्यक्ति की जो है जन्मजात या लंबे समय से बनी हुई भावनात्मक और मानसिक प्रवृत्ति को स्वभाव कहते हैं, ठीक है। एक लंबे टाइम से बनी होती है। उदाहरण, कोई जल्दी नाराज हो जाता है, कैसे बात ही कर रहे हैं, किसी जरा सा दिमाग में ठपाठप कुछ हुआ दिक्कत तो नाराज हो गया, उसका स्वभाव बोलेंगे कि चिड़चिड़ा टाइप का है, ठीक है, चिड़चिड़ा स्वभाव है। अभी ये बात करेंगे कि ऐसा क्यों वो होता है। अभी ये सिगमंड फ्रॉयड आएंगे कूद के बताएंगे कि देखो 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 देखो, हम आके बताएंगे कैसे ये हो जाते हैं, ठीक है। कोई हमेशा हंसता रहता है उसका, तो बोलेंगे कि उसका स्वभाव जो है खुश मिजाज है, खुश रहता है हमेशा, ठीक है। कुछ लोगों की शक्लें देखते हैं हमेशा बिगड़ी बनाए, मतलब वो गुस्से में ही देखेंगे, क्यों? उनकी शक्लें ऐसी, चेहरे के जो लाइन्स है वैसे ही बन जाती हैं, हंसते ही नहीं, ठीक है, जलते रहते हैं हमेशा देख देख के किसी न किसी को, या कूटते रहते हैं, तो क्या होता है उनके चेहरे का थोबड़ा ही वैसा हो जाता है। समझ में आया? छठा है स्वभाव, चरित्र, ठीक है। चरित्र क्या होता है? चरित्र के किसी व्यक्ति के विचार, व्यवहार, नैतिकता और स्वभाव का जो संयुक्त रूप होता है ना, वो उसकी पहचान बन जाती है, उसी को चरित्र कहते हैं। उसका विचार, व्यवहार, नैतिकता, स्वभाव जो है संयुक्त रूप से जो है उसकी पहचान बन जाती है। कोई खुश रहता है, हंसता रहता है, हम्बल है, लोगों से बात करता है, कहते हैं इसका जो कैरेक्टर बहुत बढ़िया है, गुड कैरेक्टर, ठीक है, बेहतर चरित्र। और वहीं कोई जो है एक दूसरे को तो चिढ़ रहे हैं, गुस्सैल हो रहे हैं, चिड़चिड़ा जा रहे हैं बार बार, तो कहेंगे एक अच्छा कैरेक्टर का नहीं है, फालतू है, ठीक है। उदाहरण, ईमानदारी, दयालु दयालु मेहनती आदमी को देखेंगे तो कहेंगे कि ये गुड कैरेक्टर है, अच्छा चरित्र है इसका। दूसरा वही मिल जाएगा कि झूठ बोलेगा, धोखेबाजी करेगा, आलसी रहेगा, नहीं बोलेगा कल करेंगे, कल कल आ जाएगा, फिर बोलेंगे कल कल, फिर परसों आ जाएगा कल कल, फिर लोग बोलेंगे कि जा भाई तू बहुत हो गया कल कल, अब तू निकलो, अब तुमसे तो नहीं करवाना है, ठीक। तो इसे आलसी लोगों का बताएं खराब चरित्र के हैं। जो काम हाथ में लो उसको पहले करो, ठीक है। अगर हाथ में काम लेके काम नहीं कर पा रहे हो तो छोड़ो उसको, टाइम पास करके अपना भी साथ खराब करो, हमारा भी समय बर्बाद कर रहे हो हीरो बनने के चक्कर में। समझ में आया? तो इसको कहते हैं चरित्र। ये चरित्र होता है जिसका विचार, व्यवहार और नैतिक स्वभाव जो है संयुक्त रूप से मिलकर एक उसकी पहचान बना देता है, तो कहते हैं गुड कैरेक्टर है। इसका समराइज करते हैं कि भूल एक गलती है, दुर्गुण एक आदत है, पाप एक नैतिक दोष है, स्वभाव आपकी प्रकृति है, ठीक है, और चरित्र आपकी पूरी पहचान है। समझ में आ गया? ये लिखा भी हुआ है, जो मैंने बोला है वो लिखा भी हुआ है, तो कंफ्यूज नहीं करना है कि लिखा हुआ है यार हम परेशान हो जाएंगे, सब लिखा हुआ है। अब हम पढ़ेंगे सिगमंड फ्रॉयड का मनोविश्लेषणवाद, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आपको ये समझ में आएगा कि कोई व्यक्ति चिड़चिड़ा क्यों है, कोई व्यक्ति अहंकारी, इसको पढ़ने के बाद कि कौन अहंकारी, क्यों अहंकारी है ना, क्यों चिड़चिड़ा है, क्यों घमंड करता है, क्यों किस तरीके का मतलब ना बदतमीज स्वभाव का क्यों हो गया है। इसको पढ़ने से आपको उसके अंदर, मन के अंदर झांकने का मौका मिल जाएगा इसके थ्रू। तो मैं क्यों बोलता हूँ कि एथिक्स पेपर आपका लिटमस पेपर है, आप किसी के अंदर झांक सकते हैं, उसका मूल्यांकन कर सकते हैं, क्योंकि ये ऐसे ऐसे चीज़ इसमें है कि आपको पढ़ने के बाद ये पता चल जाएगा, आदमी के अंदर झांकने की आपके अंदर शक्ति आ जाएगी। ऑलमोस्ट वही होता है, ठीक है। तो सिगमंड फ्रॉयड का मनोविश्लेषणवाद क्या कहता है? एक स्टोरी से शुरू करेंगे, स्टोरी बीच में आधी रहेगी, फिर बीच में हम मामले को समझाएंगे, उसके बाद फिर फाइनल रिजल्ट पे आएंगे, ठीक है।
तो क्या कहता है स्टोरी में कि राम नाम का एक लड़का है जो डरपोक और झिझक वाला है, ठीक है। एक राम है राम नाम का लड़का है, डरपोक है, झिझकता है, ठीक है। स्कूलों में दोस्तों से बात करने में डरता है। जब कोई भी उसे बोलने के लिए कहता है तो उसका जो दिल जो है तेजी से धड़कने लगता है, कि वो बात करने में एकदम संकोच करने लगता है, क्यों हमको बुलवा रहे हो यार, डर का भाव बनने लगता है। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए उसकी माँ ने एक दिन क्या किया, एक साइकोलॉजिस्ट के पास लेके गई, ठीक है। एक साइकोलॉजिस्ट के पास गई, मनोवैज्ञानिक के पास, उसके पास गई, और वो डॉक्टर ने जो है राम से बात की और समझा कि राम का जो ये डर है उसके अंदर कहीं छुपी हुई भावनाओं और यादों की वजह से है, जिन्हें राम खुद नहीं समझ पा रहा है। डॉक्टर राम को एनालाइज किया, ठीक है। तो वो समझ पाया कि राम की जो भावनाएं हैं, जो यादें हैं, उसकी मेमोरीज जो हैं, वो राम जो है खुद नहीं समझ पा रहा है। क्यों? क्योंकि वो उसके अंदर छिपी हुई है। अब यहीं पे मनोविश्लेषणवाद आएगा, सिगमंड फ्रॉइड का। अब इस कहानी को यहीं पे छोड़ते हैं, ठीक है, कि डॉक्टर ने राम को एनालाइज किया, उसकी भावनाओं, उसकी मेमोरीज को समझा, और ये समझ गया कि राम इसको समझ नहीं पा रहा है। अब इसको यहीं पे रोकते हैं, ठीक है। अब फ्रॉइड के मनोविश्लेषणवादी सोच को बताते हैं, अभी हम इस पे आते हैं। फ्रॉइड कहता है कि हमारे मन में 3 हिस्से होते हैं। फ्रॉइड कहता है हमारे मन में 3 हिस्से होते हैं, इड, ईगो, सुपर ईगो, ठीक है। इड, ईगो, सुपर ईगो। इड क्या है? इड क्या है? जो है ये हमारा जो है अंदरूनी बच्चा है। इड जो है, ये जो इड, ईगो, सुपर ईगो है, ये हमारे मस्तिष्क के हिस्से हैं 3, ठीक है। और इड क्या है? ये हमारा जो है अंदरूनी बच्चा है, जो सिर्फ अपनी इच्छाओं को पूरी करना चाहता है। मतलब एक हमारी इच्छा होती है ना कि मस्ती करें, खूब खाएं, खूब बैठ के टीवी देखें, मोबाइल चलाएं, कोई करना ही ना पड़े, जितनी भी इच्छा है पूरी करनी है, ये इड है। कोई बंधन नहीं चाहिए, इच्छा पूरी करनी है बस, ये इड है। ईगो क्या है? ये हमारा समझदार हिस्सा है, ठीक है, जो कोशिश करता है कि हम सही निर्णय लें। आई रिपीट, यहाँ पे कोशिश वर्ड को अंडरलाइन कर लेंगे। कोशिश करता है कि हम सही निर्णय लें। अब सवाल है कि कोशिश क्यों करता है, निर्णय ही क्यों नहीं लेता है? तो अभी इस पे आएंगे, क्योंकि इनके ईगो और इड और सुपर ईगो के बीच जब टकराहट होती है तब ये कोशिश करने लगता है, इड। सुपर ईगो क्या है? ये हमारा अंदरूनी अच्छा बच्चा है, जो हमें सही गलत का निर्णय देता है। इड क्या है? अपनी इच्छाएं पूरी करना चाहता है, कुछ भी, जो जैसी भी इच्छा हमको पूरी करनी है। सुपर ईगो क्या कर रहा है? ये अच्छा बच्चा है। आपने चांदनी चौक टू चाइना मूवी देखा होगा ना, जो उसके पंडित के, चाइनीज पंडित के अगल बगल जो घूमता रहता है, एक वाइट रहता है, एक रेड रहता है। रेड वाला कहता है यार तू क्या सोच रहा है, छोड़ ना, चल चाइना, रात को खाओ पियो, दिन को आराम करो वाला गाने वाले मूड में रहता है। तो वो रेड वाला इधर चिल्ला रहा था, फिर वाइट वाला इधर आगे चिल्लाता है उसके, नहीं ऐसा मत करो, ऐसा अनैतिक हो जाएगा, इतना शराब पी के उड़ना ठीक नहीं है, सिद्धू को सच बता दो। ये सफ़ेद वाला चिल्ला रहा होता है, ये होता है सुपर ईगो। ये जो सफ़ेद वाला बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहा होता है, सही निर्णय देने की कोशिश कर रहा होता है ना, ये होता है सुपर ईगो। और ये जो रेड वाला चिल्ला रहा था ना, छोड़ यार सब कुछ, चल मस्ती करते हैं, चल घूमते फिरते हैं, क्या रखा है जीवन में, जीवन एक ही है, उड़ा दो सब, ठीक है। तो ये क्या है? ये आपका इड है। रेड और वाइट से वो एग्जांपल चांदनी चौक टू चाइना मूवी का याद रखेंगे ना, तो आपको याद रहेगा कि साइड में एक रेड है, एक वाइट है। रेड वाला बोल रहा है उड़ा दो, वाइट वाला कह रहा है नहीं उड़ाओ मत, बैलेंस बना के चलो, ये ठीक नहीं, ठीक है। तो वो सुपर ईगो और इड है। अब ईगो कैसे आपका आएगा, कि बताया था ना कि ईगो कोशिश करता है सही निर्णय लेने की, तो कोशिश क्यों कर रहा है, सही निर्णय क्यों नहीं ले रहा, वो आएंगे इस पे। तो फ्रॉइड आगे कहते हैं कि कई बार हमारी असली इच्छाएं जो है असली इच्छाएं और डर अचेतन मन में छुपे रहते हैं, जिन्हें हम जानते भी नहीं, हमें पता भी नहीं चलता, लेकिन हमारे अचेतन हिस्से का वो हिस्सा बन जाता है, जिसकी वजह से हमारा व्यवहार प्रभावित होता है। ये सिगमंड फ्रॉइड बोल रहे हैं, ठीक है। अनकॉन्शियस माइंड या अनकॉन्शियस माइंड बोलते हैं ना, तो हमारे अनकॉन्साइंस पे वो टिका रहता है। जो हमारा डर है, जो हमारी इच्छाएं हैं, वो हमारे व्यवहार को प्रभावित कर रहा होता है, लेकिन हमें पता नहीं चलता, हमें पता भी नहीं चलता वो, ठीक है। मनोविश्लेषणवाद का मकसद यही है, सिगमंड फ्रॉइड के मनोविश्लेषणवाद का मकसद यही है कि हम अब इन छुपी हुई भावनाओं को समझें और सामना करें, ठीक है।
वो पहचानने की शक्ति देने की कोशिश कर रहे हैं कि आप देखो, मैंने तो बहुत सारा रिसर्च किया और आपको बता रहा हूँ कि देखिए आपका जो व्यवहार अभी प्रभावित, आप जो एक्ट कर रहे हैं, भले आपको आप कॉन्शियस लेवल पे नहीं कर रहे हैं, आपकी बचपन की दबी हुई इच्छाएं, डर, जो जिस तरीके की हैं, उससे प्रभावित हो रही हैं। आप इसको आप पहचान जाइए और मूल्यांकन करके अपने आप को स्थिर करिए। ठीक है। अब याद करिए वो पहला एग्जाम्पल जो मैंने राहुल राहुल वाला दिया था। जो राहुल को डॉक्टर जो एनालाइज करता है, डॉक्टर एनालाइज करके उसको समझ जाता है कि इसके अंदर जो इच्छा, जो मेमोरीज है इसकी, ये दबी हुई हैं कहीं, और राहुल समझ नहीं पा रहा था इसको। तो उसी कहानी का रिजल्ट ये है कि डॉक्टर ने राम से बहुत बातें की, ठीक है, खूब बात की, और उसकी अंदर उसकी जो छुपी हुई भावनाओं को बाहर निकालने में उसकी मदद की। धीरे धीरे राम को पता चला कि उसका जो डर है उसके बचपन की ही कुछ घटनाओं से जुड़ा है, जो उसके अंदर, जो उसने उसने भूल ही जाना था, जो वो भूल गया था। ठीक है। उसे डॉक्टर बैठ के बात कर रहा है राहुल से, खूब खूब बचपन की बातें, इधर उधर की बातें, सब कुछ करते 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 उसको धीरे 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 करके उस पिन पॉइंट पे ले गया जहाँ उसका डर छिपा था। और उसको भी एहसास होता है राहुल को कि हाँ, हो सकता है कि मेरा इसी की वजह से जो मैं इतना दब्बूपन हूँ, झिझकता हूँ या इंट्रोवर्ट ज़्यादा हो चुका हूँ, कारण यही है। तो फिर धीरे धीरे जब वो उस चीज़ को पहचान जाता है कि हाँ, इस कारण से है, कोई बाहरी चीज़ नहीं, अंदर ही दिक्कत है, तो उसको ठीक करने की कोशिश करता है। ठीक है। जैसे जैसे राम ने अपने अंदर के डर और सोच को समझ लिया राम ने, तो उसकी हिम्मत बढ़ी और वह दोस्तों से घुल मिलकर बात करने लगा, उससे उबरने की कोशिश करने लगा। ठीक है। उसको पता चल गया कि दिक्कत अपने अंदर हो गई है, इसलिए एनालाइज किया अपने आप को। डॉक्टर अपने से कर नहीं पा रहा था, डॉक्टर के पास गया, साइकोलॉजिस्ट के पास, उसने पढ़ा उसको क्या दिक्कत है। उससे बात करते 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 वो डॉक्टर समझ गया कि इसकी बचपन में दबी हुई आदत है, जो अनकॉन्शियस लेवल पे, अचेतन मन पे दबा हुआ है, जो उभर के बाहर नहीं आ पा रहा। तो उसको बाहर निकालता। एक मूवी थी भूल भुलैया, आपको याद है, जिसमें अक्षय कुमार जो है मनोचिकित्सक रहता है और मंजुलिका के ऊपर कहते हैं कि भूत हावी है, भूत हावी है, लेकिन भूत हावी रहता नहीं उसके ऊपर। तो उसमें दिखाता है, फिल्म बहुत अच्छे से फिल्म में दर्शाया गया है, बहुत अच्छे से दिखाया गया है कि जो है मंजुलिका जो है, जो कि उसकी पत्नी है, दोस्त की पत्नी है, उसके ऊपर मंजुलिका कहते हैं भूत हावी है, भूत हावी है, लेकिन उसके ऊपर जो है उसका बचपन से ही जो है उतनी ट्रॉमा से गुजरी रहती है कि किसी भी चीज़ से उसका अटैचमेंट हो जाता है। तो उसको जब कहानी सुनाया जाता है कि मंजुलिका के साथ ये हुआ, तो वो अपने आप को महसूस करने लगती है वैसे। ठीक है। वो एक्ट करने लगती है, जिसे मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर जिसको बोलते हैं ना, कि एक ही व्यक्ति के अंदर बहुत सारी पर्सनालिटीज आ जाती हैं, एक तरीके की बीमारी है। ठीक है। तो उस दबे हुए हिस्से से, अनकॉन्शियस माइंड से, उसको बाहर निकालने के लिए अक्षय कुमार पूरा एक प्रपंच तैयार करता है कि उसको बाहर निकालो पहले। ठीक है। तो वो पूरी तरीके से पूरा सेटअप तैयार किया जाता है। पता चल उसको अंदर जो गुस्सा भरा रहता है ना कि उसको मार देना है, तो राजा का पूरा सेटअप गेटअप तैयार किया जाता है। फिर राजा को उसको सामने लाया जाता है, फिर गुस्से में उसको मारती है। अब मार के खूब रोती है। ठीक है ना, खूब रोती है। एक्शन क्या रहता है उसका, खूब रोने का। उतना रोते 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 उसका मन हल्का होता है कि मैंने अपना बदला ले लिया है। फिर जो है उसके ऊपर जो मंजुलिका हावी नहीं होती है। मंजुलिका उसके अनकॉन्शियस माइंड में दबा हुआ हिस्सा रहता है, जो उसके अंदर घर कर चुका होता है, उसको बाहर निकालने की कोशिश किया जाता है। ठीक है। जब वो समझ जाती है, अब नहीं समझ जाती है कि हाँ, मतलब मैंने अपना बदला ले लिया है, अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, दिमाग से वो हट जाता है। तब वो बाद में वो समझ भी जाती है। सुबह जब होता है तो बात होता है, अक्षय कुमार बात करता है, तब अवनी को एहसास हो जाता है कि नहीं, मेरे अंदर जो वो सारी चीज़ें एक्टिविटी मैं कर रही थी, वो अपने से नहीं था, वो अंदर से कुछ दिक्कत हो गई थी मुझे। ठीक है। वो एनालाइज कर लेती है। अक्षय कुमार पूछता है, अच्छे से समझ में बता भी देती है वो। समझ में? ये सिगमंड फ्रॉइड का मनोविश्लेषणवाद जो है, ये उस फिल्म को देखेंगे तो समझ में आएगा। अगर अब देखेंगे तो अब दिखेगा आपको, क्योंकि उस समय देख रहे थे तो मनोरंजन के मन से देख रहे थे, लेकिन अब देखेंगे तो आप इससे रिलेट करके देखेंगे तो आपका दिमाग अच्छे से काम करेगा। अभी आपको राम वाला एग्जांपल दिया कि राम जो डरपोक है, दब्बू है, चिड़चिड़ा है, घमंडी है, जिस भी तरीके का है, उसके बचपन से दबा हुआ कोई ना कोई हिस्सा है, बस वो एनालाइज नहीं कर पा रहा था। एक बार कर लिया, पहचान लिया, तो उससे वो बाहर उभरेगा, बाहर निकलने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसे पता है, उसकी प्रॉब्लम पता होगी, उसको बीमारी पता हो गई अपनी, तो उसका सोल्यूशन मिलेगा। तो वैसे ही उस भूल भुलैया मूवी में अवनी को पता है, उसकी बीमारी समझ में आ जाती है, तो फिर उसके ऊपर कभी ये मंजुलिका दंजलिका वो नहीं आती। ठीक है।
तो फिल्मों में भी इस तरीके के एग्जाम्पल आपको मिलेंगे। तो बस देखना है, अब देखेंगे वो फिल्म दोबारा से देखेंगे ना तो आपको समझ में आने लगेगा, पूरा कहानी समझ में आएगी। बहुत बढ़िया मूवी है, कोई इंटरटेनमेंट का ही नहीं है, उसमें साइकोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है उस फिल्म में, तो जरूर देखिए। समझ में आया? समझ में आ गया सिगमंड फ्रॉइड का मनोविश्लेषणवाद क्या बोलता है? अब आसान भाषा में समझ लीजिए। और ना कि हमारा मन कहता ये है कि हमारा मन जो है सिर्फ वही चीज़ें नहीं जानता है जो हम सोचते हैं। बहुत कुछ हमारा अचेतन मन होता है, हमारे अनकॉन्शियस माइंड पे भी बहुत कुछ होता है। ठीक है, हमारे बचपन के अनुभव, हमारी छुपी हुई इच्छाएं हमारे व्यवहार को प्रभावित करती हैं। ठीक है, जो अनकॉन्शियस माइंड के लेवल पे रहता है वही बात की कि बाहर आने लगता है, हमें पता नहीं चलेगा कि वहीं से आ रहा है, लेकिन आने लगता है धीरे धीरे। आप देखेंगे कई बार बहुत लोग अनसोशल एक्टिविटी कर जाते हैं, बहुत क्रोध में आ जाते हैं अचानक से, हल्की सी बात हो क्रोध में इतना कि आम सामने वाले की जान भी ले लेते हैं, उनको पता नहीं चलता है। क्यों नहीं पता चलता है? पता है, लोग एक दूसरे से बात नहीं करते, बैठ के खुल अपने आप को खोलते नहीं अच्छे से। इतना एलियनेशन होता जा रहा है ना कि अकेलापन, अकेले अकेले बैठे हुए हैं, कोई किसी से बात नहीं, तो वो अंदर दबे रहते हैं। कुछ मूर्ख लोग समझ नहीं पाते इस बात को, इडियट टाइप के होते हैं, उनको लगता है कि हम क्यों बात करें किसी से। अगर अकेले भी बैठना है तो एनालाइज करते रहना है, मूल्यांकन करते रहना, अच्छी किताबें पढ़ते रहना, अच्छे रिसर्च पेपर पढ़ते रहना, खुद का मूल्यांकन कर लेना है अच्छे से, ताकि आप उबर पाएँ उस चीज़ से। सालों साल एक ही टोकरी में बैठे रहते हैं, एक ही बोर्ड पे बैठे रहेंगे, समझ ही नहीं पाएंगे कि हमको करना क्या है। समझना, हम समझे कैसे, अपना मूल्यांकन कैसे करें। अपने आप को सुप्रीम कहता है ना कि वो उंगली सिंड्रोम और सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से ग्रसित रहते हैं, और इसी में बहुत सारे ऐसे तो लोग होते हैं पूरा जीवन निकल जाता है, लेकिन समझ नहीं पाते कि करना क्या था उनको, और हम कर क्या रहे थे इतने दिन से। जब समय निकल जाता है तो कहते हैं अब चिड़ियाँ चुग गई खेत, अब पछतात होत क्या। जब पछताने का टाइम भी नहीं बचता उनके पास। जब जीवन एक मिला तो उसको प्रयोग करने के लिए था ना, आपका प्रयोग करो, खूब नई नई चीज़ें देखो, समझो। किसी चीज़ को बिना इस्तेमाल की ये तो मत कहो कि नहीं नहीं हटो हटो, जज कर देना तुरंत। वैल्यू जजमेंट आपको पढ़ाया गया था, वैल्यू जजमेंट नहीं करना है, एनालाइज करना है खूब, प्रयोग करना है खूब। सिगमंड फ्रॉइड को समझ के अब वो मूवी देखिएगा भूल भुलैया, तो आपको समझ में आएगा मामला था क्या उस फिल्म में। अभी भी बहुत लोग उस फिल्म को देखते तो इंटरटेनमेंट के नज़रिए से देख लेते हैं, भूत पिशाच के नज़रिए से उस गहराई को आप समझेंगे जो पढ़ेगा, पढ़ लिया होगा इसको। मनोविश्लेषणवाद पे एक पूरी की पूरी बुक है सिगमंड फ्रॉइड की, पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं, नेट पे सर्च करेंगे मिल जाएगी, हिंदी में भी है इंग्लिश में भी है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं कि अगर हम इन छुपी हुई बातों को समझ लें जो हमारे अंदर दबी हुई है, तो हम अपने डर, गुस्सा, परेशानियों से बच सकते हैं। ये बहुत पावरफुल है ये मनोविश्लेषणवाद। एक बार बस समझ लीजिए, आपको एहसास हो जाए कि यहीं से दिक्कत चल रही है। ठीक है, तो मनोविश्लेषणवाद का यही तरीका है, अंदर छुपे मन के राज को खोलने का। मन की गांठें खोल कर, कभी पढ़ा है तुमने एक स्त्री का खोलता हुआ इतिहास? ये कविता पढ़ी होगी आपने, पढ़ी होगी तो समझ पाएंगे मनोविश्लेषणवाद क्या है, कि मन की गांठें खोल कर एक स्त्री का खोलता हुआ इतिहास कभी पढ़ा है? चूल्हे चौके और बिस्तर के परे जानते क्या हो तुम, इस तरीके की लाइन है। तो मनोविश्लेषणवाद खत्म होता है, समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे कि ईड, ईगो, सुपर ईगो के बीच जब टकराव होता है तब क्या होता है। अभी हमने पढ़ा ना कि जो है ईगो कोशिश करता है सही निर्णय लेने का, ईड जो है वो तो कहता है हम अपना इच्छा पूरा करेंगे भाई, जो भी आए हम इच्छा अपना पूरा करके रहेंगे। सुपर ईगो कहता है नहीं 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 भाई, इतना इच्छा पूरा मत करो, बैलेंस बना के चलो, बैलेंस बना के चलो, सही निर्णय लो। ठीक है, ईगो परेशान रहता है सही निर्णय कैसे लें। ठीक है, अब इसी के टकराहट को समझना है। ठीक, टकराव कब होता है? जब ईड की इच्छाएं, यानी ईड जो है अपनी इच्छा पूरा करना चाहता है कि मस्ती करेंगे, खेलेंगे कूदेंगे, दुनिया में जितनी भी इच्छाएं सब पूरी कर लेंगे। होता है ये टकराहट तब होती है जब ईड की इच्छाएं बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, एक ईड है, बहुत ज़्यादा इच्छा है उसकी, पर सुपर ईगो उसी पे हावी हो जाता है। कहता है ना रेड और वाइट रखो, वाइट वाला, रेड वाला कह रहा है आप तो आज दबा के 100-200 मुर्गा खा ही लेंगे, उड़ा देंगे पूरे मुर्गे को, मुर्गी की जाति ही नहीं बचेगी, इतना खा लेंगे। तो ऊपर से सुपर ईगो कहता है कि ये गलत है, और ईगो बीच में फंस जाता है। ठीक है, इधर सुपर ईगो इधर ईड,
ईड कहता है आज पूरा मुर्गा उड़ा देंगे, सुपर ईगो कहता है नहीं भाई इतना मुर्गा नहीं, एक दिन में एक तो खा लो, उबला हुआ खा लो, ठीक है, शरीर स्वस्थ रहेगा, बढ़िया रहेगा। ईड कहता है छोड़ो यार स्वाद स्वाद, पहले खाओ, इच्छा पूरी करो अपनी। ठीक है, इन दोनों के बीच में टकराहट हो रही है। और जो आपका ईगो है वो आपका बाहरी पर्सनालिटी जो आप एक्ट करते हैं ना वही है। अब ये समझ नहीं पा रहा ईगो कि मैं कैसे रिएक्ट करूं। अब उन दोनों के बीच में बैलेंस बनाने की कोशिश करता है। ये कहता है कि एकदम पूरा मुर्गा उड़ा देंगे, ये कहता है कि एकदम मुर्गा मत उड़ाओ, कुछ नहीं। तो ये पूरा बैलेंस बना के कहेगा यार थोड़ा सा खा लेते हैं। ठीक है, तो ईगो आएगा बाहर आपका। जब इन दोनों सुपर ईगो और इड के बीच में जब टकराहट होती है तो आपका ईगो बाहर आता है। ईगो मतलब घमंड नहीं, ईगो मतलब आपका जो व्यवहार आप करते हैं, पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, कोई कह रहा है, सुपर ईगो कह रहा है पढ़ लो 10 घंटा पढ़ो 10 घंटा पढ़ो, और सुपर ईड कह रहा है 1 घंटा भी मत पढ़ो, एकदम मत पढ़ो, चलो खेलो। तो इन दोनों के बीच में टकराहट होकर बैलेंस जब बनाता है ईगो ना, तब वो कहेगा कि चलो छोड़ो यार खेल भी लेंगे, अब वो भी पढ़ाई भी कर लेंगे, इसलिए 2 घंटा रख लेते हैं पढ़ने का। तो वो प्लान बनाएगा कि 2 घंटा पढ़ेंगे फिर खेलेंगे। तो ये होता है ईगो, जो बैलेंस बना के सही निर्णय लेने की कोशिश करता है। दोनों के बीच में टकराहट। लेकिन कभी कभी क्या होता है, समझ में आया? मतलब हमारा मन चाहते हुए भी सही काम नहीं कर पाता है, और इस वजह से तनाव और कन्फ्यूजन पैदा हो जाता है। जब जब जो है ईड बहुत ज़्यादा हावी हो जाए और सुपर ईगो एकदम लो हो जाए, और इन दोनों के बीच में जो जब टकराहट होती है ना, तो हमें कन्फ्यूजन होता है, हमें स्ट्रेस होने लगता है। जब आप देखते हैं ना कि दो चीज़ों के बीच में आपका मन कुछ और कह रहा है, सामने वाला कुछ और कह रहा है, तो आप कहते हैं यार हटाओ यार बाद में बात करेंगे। ये आपका व्यवहार होता है, सामान्य व्यवहार होता है, यार हटाओ यार हम बाद में बात करेंगे, हटो हटो निकलो यहाँ से। क्या होता है उस समय आपको स्ट्रेस और कन्फ्यूजन हो चुका है। क्यों? क्योंकि आपका एक सुपर ईगो है और ईड है जो टकरा रहा है एक दूसरे से, और ईगो कंफ्यूज हो चुका है, वो स्ट्रेस में आ गया। समझ में? इसीलिए आपको गुस्सा आने लगता है, आप स्ट्रेस में चले जाते हो, क्योंकि आपको स्ट्रेस कंफ्यूजन हो गया है दोनों के बीच में। ठीक है, तो इन टकराव के परिणाम क्या हो जाते हैं? स्ट्रेस होता है आपको खूब, ठीक है, तनाव आ जाता है। जैसे कभी क्या होता है ना कि मन में होता है कि मैं मस्ती करना चाहता हूँ, और इड कहता है और मुझे पढ़ाई करनी है, सुपर ईगो का झगड़ा चालू हो जाता है। तो इस वक्त आपको स्ट्रेस होने लगता है, फिर फैसले लेने में दिक्कत होने लगती है, दूसरे भावनात्मक समस्या, जैसे भावनात्मक समस्या होने लगती है, जैसे डर होने लगता है, चिंता हो जाती है, गुस्सा आने लगता है, अपराध बोध होने लगता है। ठीक, कभी कभी व्यक्ति असामाजिक या गलत व्यवहार कर सकता है अगर ईगो कमजोर हो गया, अगर ईगो कमजोर हुआ तो। ईगो कमजोर होने का मतलब है कि इच्छाएं बहुत ज़्यादा बढ़ गई, और सुपर ईगो जो है उसको हैंडल नहीं कर पा रहा है। इन दोनों के बीच में जो इतना बुरी तरह से टकराहट चालू हो गई। समझ में आया? क्या होता है जब ईड और सुपर ईगो में जबरदस्त टकराहट होगी ना, तब आप जो है स्ट्रेस होना शुरू होगा, आपको आप निर्णय नहीं ले पाते, गुस्सा आएगा, चिंता होने लगेगी। ये कारण है दोनों का मन में जो है टकराहट होने का। समझ में आया? तो इसका एक एग्जाम्पल लेंगे राहुल का, कि राहुल जो है पार्टी में दोस्तों के साथ मजे करना चाहता था, उसका मन कह रहा था, ईड वाला बोलता है कि चलो मस्ती करते हैं। ठीक है, लेकिन उसके अंदर से एक आवाज़ आती है सुपर ईगो वाली, कहते पढ़ाई भी ज़रूरी है, तुम्हें जिम्मेदारी निभानी चाहिए। तब अब क्या होगा कि राहुल दोनों के बीच समझौता करने की कोशिश करता है, कहता है कि थोड़ा मस्ती करता हूँ फिर पढ़ाई करूँगा। लेकिन अगर राहुल का ईगो अगर कमज़ोर हो जाए तो पूरी तरीके से मस्ती में डूब सकता है और पढ़ाई छोड़ सकता है। अगर ईगो बहुत ज़्यादा दबाव डाले तो राहुल तनाव में आ सकता है, डिप्रेशन भी हो सकता है उसको। समझ में आया? तो आपका व्यवहार जो, आपको गुस्सा आना, आपका अभिमान होना, अभिमानी हो जाना, गुस्से तनाव में चले जाना, ये एक ईड ईगो सुपर ईगो का जो टकराहट है ना, इसी के बीच में झूलता रहता है, इसी की वजह से आपको गुस्सा आता है। तो अभी आपको समझ में आ रहा होगा ना कैसे मन के अंदर मनोविश्लेषणवाद जो है मन के अंदर झांक लेता है। अगर इसको कोई पढ़ ले, आपको जो फिल्म कोई गुस्सा होता है तो आपको समझ में आएगा कि गुस्सा क्यों हो रहा है। इसका मतलब ये कंफ्यूज है किसी भी चीज़ को लेके। चिंता है तो कोई दिक्कत है खोपड़े के लेवल पे इसके। अब इसको समराइज करेंगे तो मान लो टकराहट का कारण क्या है, ईड और सुपर ईगो के बीच मतभेद है, तो नतीजा क्या होगा? तनाव होगा, उलझन होगा, मानसिक परेशानी शुरू हो जाएगी। ईगो कमज़ोर हो गया। ईगो कमज़ोर होने का क्या मतलब है? जब इसकी इच्छाएं बहुत तीव्र हो जाए, बहुत बढ़ जाए, तो क्या होगा?
और उसको पूरा न कर पाने के ऊपर ऊपर सुपर ईगो हावी हो जाएगा, पूरा नहीं करने देगा। तब क्या होगा, दबाव और टेंशन होगा उसको, असामाजिक व्यवहार कर सकता है, अनसोशल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाएगा। अगर ईगो संतुलित, ईगो जो है संतुलन बनाए रखे, जैसे सुपर ईगो और इट के बीच अगर संतुलन ईगो ने बना लिया, जो मैंने बोला था ना, आपका जो व्यवहार है बाहर जो रिफ्लेक्ट होता है वो ईगो है आपका, अगर वो संतुलन बना बैठा तो आपको मानसिक शांति और समझदारी का एहसास होगा। ठीक है, बहुत सारे आईएएस ऑफिसर्स को, बहुत सारे जो अच्छे खासे जो जजेस होते हैं, जो डॉक्टर्स होते हैं, उनको देखते हैं बहुत शांत रहते हैं। ठीक है, संतुलन बना के रखते हैं, उनका खोपड़ी जो उनका ईगो वाला लेवल है ना, उनका बहुत संतुलित रहता है। वही मान के बैठे रहते हैं कि चलो यार इतना झेल चुके होते हैं कि संतुलित हो जाता है दिमाग की जगह पे, तो मानसिक शांति मिलती है, समझदार रहते हैं लोग, कब कहाँ एक्ट करना है, कहाँ बोलना है। वो आपके अंदर वो होती है ना, आपके अंदर ये नहीं होता है संतुलन, तो आप उछलते रहते हैं इधर उधर, अब ये हो जाए, तुरंत हो जाए, ऐसे हो जाए, वो हो जाए। लेकिन कुछ लोग को देखेंगे ठहरे रहते हैं, शांत, ठीक है ना, एकदम चिल मूड में रहते हैं, तो वो ईगो का संतुलन बना के रखते हैं। तो उनको मानसिक शांति और समझदार बोला जाता है कि समझदार व्यक्ति हैं, अच्छे से बात कर लेते हैं, डील अच्छा कर लेते हैं। ठीक है, मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति में भी जो है रास्ता बना लेते हैं। तो ये जो अपने ईगो को संतुलन बना लेते हैं लोग, ये वैसे ही लोग हैं। समझ में आया? जो सुपर ईगो और ईट के बीच संतुलन ला दे, वो ईगो आ जाएगा आपके बाहर। ईगो मतलब घमंड नहीं, ईगो मतलब आपका जो व्यवहार है, जो रिफ्लेक्ट होता है लोगों के बीच में। समझ में आ गया? समराइज हो गया सारी चीज़ें। आज के लिए इतना ही है, आगे पढ़ेंगे कल, एथिकल सिस्टम कल पढ़ेंगे। लेकिन आज समझ में आ गया होगा ना कि कैसे क्यों गुस्सा आ रहा है आपको, क्या आपके जो अंदर जो आप एक्टिविटी आज कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा दब्बूपन है, इंट्रोवर्ट है, एक्सट्रोवर्ट है, बहुत ज़्यादा घमंडी टाइप के आदमी है, अभिमानी है, जेलसी आपके अंदर बहुत ज़्यादा भरी, तो कहाँ से आ रही है ये सब? पहले का दबा हुआ है कहीं ना कहीं कुछ। आपकी आर्थिक स्थिति हो सकती है ठीक ना हो, दूसरों की दूसरे ज़्यादा बहुत कुछ कर रहे हैं, तो आपके अंदर वो जेलसी वाली भावना आ जाए अंदर दबा हुआ कि यार, फिर एक ग्लानि भाव भी पैदा होने लगे, उसी पे ईगो सुपर ईगो हमला करते एक दूसरे पे। तो ईगो जो है संतुलन बनाने की कोशिश में रहेगा, तो उसी में आपको स्ट्रेस होना शुरू होगा जब संतुलन नहीं बन पाएगा। तो समझ में आया? तो मन का खोपड़ा आज खुल गया होगा, पूरा ढक्कन पूरी तरीके से। तो जब भी कोई ऐसी फिल्में देखे, जैसे मैंने भूल भुलैया बताया, तो आज आपको जाके फिल्म समझ में आई होगी, अगर टाइम मिले तो देख लीजिएगा क्या था। ठीक है, तो इंटरटेनमेंट भी हो जाएगा और दिमाग भी ठिकाने पे आ जाएगा कि मामला था क्या उस फिल्म में। आज तक किसी को समझ नहीं आया, बस लोग इंटरटेनमेंट में देख रहे थे। जो साइकोलॉजिस्ट था उसमें अक्षय कुमार इसी को समझाने की कोशिश कर रहा था, बाई एक्ट किया, लेकिन उसमें बोला नहीं गया, लेकिन बाई एक्ट वो हुआ है उसमें, वही मनोविश्लेषणवाद का, सिगमंड फ्रॉइड का जो है। ठीक है, तो पीडीएफ का लिंक और सारी कुछ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग गीता आईएएस। धन्यवाद।